टैक्सी गोल्डन क्लब के सामने पर रुकी और इमरान दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसने मीटर देखकर टैक्सी ड्राइवर को किराया अदा किया और फिर तेज तेज कदम उठाता क्लब के कंपाउंड की तरफ बढ़ गया। लेकिन अंदर दाखिल होकर वो क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ने की बजाय उसकी दाईं साइड की तरफ बढ़ गया। साइड से होकर वो अगली तरफ पहुंच गया जहां सीढ़ियां ऊपर जा रही थीं। इमरान इत्मीनान से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर एक राहदारी में पहुंच गया। यहाँ तो मुसल्ला अफराद मौजूद थे जो इमरान को देखकर चौंक पड़े। क्या क्या मतलब? आप कौन हैं और इस तरह यहाँ ऊपर कैसे आ गए हैं? क्या आप नहीं जानते कि ये क्लब का स्पेशल और प्राइवेट पोर्शन है? एक मुसल्लह आदमी ने कदरे तल्ख लहजे में कहा। जानता हूँ, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? दूसरे आदमी ने सख्त लहजे में कहा। मैकपाल से कहो कि ग्रेटलैंड से ब्लैक माइकल आया है, इमरान ने उसी तरह इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो चंद लम्हों तक तो वो मुहाफिज खामोश खड़ा रहा। फिर उसने जेब से एक छोटा लेकिन जदीद साख्त का ट्रांसमीटर निकाला और उसका एक बटन प्रेस कर दिया। यस बटन प्रेस होते ही दूसरी तरफ से एक सर्द और इंतहाई करख्त आवाज सुनाई दी। परांग बोल रहा हूँ बॉस। ग्रेटलैंड से एक साहब ब्लैक माइकल स्पेशल पोर्शन में आ गए हैं। उनके लिए क्या हुक्म है? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। ग्रेटलैंड से ब्लैक माइकल और यहाँ? ओह ओह, जल्दी लेकर आओ उसे मेरे पास फौरन, दूसरी तरफ से चीखते हुए कहा गया। तो मुहाफिज के चेहरे पर शदीद हैरत के तसरात उभर आए। उसने यस बॉस कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और उसे जेब में डाल लिया। जनाब आप तशरीफ ले जाएं, दाएं तरफ मुड़ने पर दरवाजा आएगा, अंदर बॉस मौजूद हैं। सिक्योरिटी गार्ड प्रांग ने इस बार कदरे मुअद्दबाना लहजे में कहा। तो इमरान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। वो इस वक्त मास्क मेकअप में था। फिर दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरवाजे को दबाया तो दरवाजा खुलता चला गया। इमरान अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही सोफे पर बैठा हुआ एक मकामी आदमी एक झटके से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तसरात थे। क्या क्या मतलब? तुम कौन हो? उसने जेब में हाथ डालते हुए कहा। अरे ये क्या बात हुई? ब्लैक माइकल का नाम सुनने के बावजूद पूछ रहे हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ब्लैक माइकल नहीं, तुम ब्लैक माइकल नहीं हो। मैं उसे पहचानता हूँ, मकामी आदमी ने होंठ चबाते हुए कहा। वाकई मैं ब्लैक माइकल नहीं हूँ, क्योंकि ब्लैक माइकल गूंगा और बहरा है, सर से गंजा, उसकी नाक टेढ़ी और वो हकला कर बात करता है। मैला कुचैला सा लिबास पहनता है। अब बताओ क्या मैं तुम्हें ऐसा लग रहा हूँ? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, लेकिन तुम कौन हो? उस मकामी आदमी ने कहा। तो फिर तुम मुझे जेब में हाथ डालने की इजाजत दो ताकि मैं उसका एक कार्ड निकालकर तुम्हें दे सकूं, इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। है ठीक है, निकाल लो, लेकिन ख्याल रखना मेरा हाथ बिजली से भी ज्यादा रफ्तार से काम करता है, मकामी आदमी ने जो मैकपाल था बिगड़े हुए लहजे में कहा। करता होगा, बल्कि बिजली भी तुम्हारे हाथ की रफ्तार से शर्मिंदा रहती होगी। मुझे तस्लीम है, आखिर ब्लैक माइकल जैसा आदमी किसी सुस्त रफ्तार आदमी की सिफारिश तो नहीं कर सकता। क्यों, मैंने ठीक कहा है ना? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जेब से एक कार्ड निकालकर उसने मैकपाल की तरफ बढ़ा दिया। उस पर ब्लैक माइकल का मखसूस निशान भी मौजूद है और इसके साथ ही उसका मौजूदा जाती फोन नंबर भी। उसे फोन करो और उसे कहो कि प्रिंस ऑफ डंप के बारे में उसके क्या ख्यालात हैं। हो सकता है वो तुम्हें मेरे बारे में शराफत का कोई सबूत दे दे, इमरान ने कहा। तो मैकपाल ने कार्ड लेकर उसे गौर से देखा और फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान के तसरात उभर आए। उसने हाथ जेब से बाहर निकाल लिया। ठीक है, बैठ जाओ, मैकपाल ने कहा और खुद भी सोफे पर बैठ गया। इमरान सामने वाले सोफे पर इत्मीनान से बैठ गया। मैकपाल ने साथ ही तपाई पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और फिर वो कार्ड देखकर तेजी से नंबर प्रेस करने लगा। ब्लैक माइकल बोल रहा हूँ। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। कोर्सन से मैकपाल बोल रहा हूँ। तुम्हारा स्पेशल कार्ड लेकर एक आदमी मेरे पास आया है। अपना नाम प्रिंस ऑफ डंप बता रहा है। क्या तुम उसे कन्फर्म करते हो? मैकपाल ने कहा।
ओह ओह, प्रिंस ऑफ डंप, क्या वाकई प्रिंस इस वक्त तुम्हारे पास मौजूद है? दूसरी तरफ से ब्लैक माइकल ने चौंक कर कहा। हाँ, क्यों? मैकपाल ने चौंक कर कहा। उसे रिसीवर दो फौरन, दूसरी तरफ से ब्लैक माइकल ने कहा तो मैकपाल ने रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान सामने के सोफे से उठकर उसके करीब आकर बैठ गया और उसने रिसीवर उसके हाथ से ले लिया, जबकि मैकपाल ने हाथ बढ़ाकर फोन पर मौजूद लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। हेलो, प्रिंस ऑफ डंप बोल रहा हूं और ये भी सुन लो कि बड़ी मुश्किल से बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे मैकपाल साहब का कहना है कि उसका हाथ बिजली से भी ज्यादा तेजी से हरकत में आता है और मैं इस वक्त मैकपाल साहब के साथ बैठा हूं। अब बताओ कि कितने वोल्टेज के खतरे में घिरा बोल रहा हूं। मुझे सच में खौफ महसूस हो रहा है और वो भी हद से ज्यादा। इमरान की जबान रवां हो गई तो मैकपाल ने बेख्तियार होंठ खींच लिए, जबकि दूसरी तरफ से ब्लैक माइकल के हंसने की आवाज सुनाई दी। प्रिंस, मुझे मैकपाल पर तरस आ रहा है। वो तुम्हें जानता नहीं और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उसे तुम्हारे बारे में तफसीलात बताऊं, और मुझे मालूम है कि उसने कोई न कोई ऐसी हरकत कर देनी है कि उसके बाद उसका हशर इबरतनाक हो जाएगा। ब्लैक माइकल ने हंसते हुए कहा। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं मैकपाल, मुझे अच्छा और बेहद भला मानस आदमी नजर आ रहा है। बस अभी वो मुझ पर थोड़ा सा शक कर रहा है। जब उसका शक दूर हो गया तो फिर वो हर लिहाज से ओके हो जाएगा। वैसे तुमने कहा था कि मैकपाल बड़े बड़े काम करने में माहिर है, अब भी ऐसा ही है या मैं किसी और तरफ का रुख कर लूं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, मैकपाल से ज्यादा अच्छा काम करने वाला तुम्हें एक्रेमिया में और कोई नहीं मिल सकता, और ये इंतहाई बाएतमाद आदमी है। आंखें बंद करके उस पर एतमाद कर लो। रिसीवर उसे दो ताकि मैं उसे तुम्हारे बारे में ब्रीफ कर दूं, ब्लैक माइकल ने कहा। इतना ब्रीफ ना कर देना कि उससे काम लेने के लिए मुझे उससे भारी ब्रीफ केस देना पड़े, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रिसीवर मैकपाल की तरफ बढ़ा दिया। तो दूसरी तरफ से ब्लैक माइकल ने अपने मखसूस अंदाज में कहका लगाया। हेलो, मैकपाल बोल रहा हूं, मैकपाल ने कहा। मैकपाल, प्रिंस के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर प्रिंस चाहे तो ब्लैक माइकल को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, उसे भीख मांगने और गलियों और बाजारों में चीखने चलाने पर मजबूर कर सकता है। उसे तुम समझ सकते हो कि प्रिंस की क्या हैसियत है। मुझे यकीन है कि तुम प्रिंस का काम कर दोगे, और यकीन रखो कि प्रिंस दोस्तों का दोस्त है। तुम उससे तामन करोगे तो ये तुम्हारा भी ख्याल रखेगा और मुआवजे के सिलसिले में तुम्हें किसी भी सूरत में मायूस नहीं करेगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि उससे जो भी डील करो उस पर पूरी तरह से अमल करना, वरना उसे साफ जवाब दे देना। दूसरी तरफ से ब्लैक माइकल ने कहा तो मैकपाल की आंखें हैरत की शिद्दत से फैलती हुई उसके कानों तक जा पहुंची। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं प्रिंस का खादिम हूँ ब्लैक माइकल, मैं उसका हर काम हुक्म समझकर करूंगा, मैकपाल ने इमरान की तरफ देखकर कदरे सहमे हुए लहजे में कहा। थैंक यू, बस मुझ तक शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये याद रखना कि मैंने बड़े एतमाद से तुम्हारी टिप दी है प्रिंस को, ब्लैक माइकल ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो मैकपाल ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। ब्लैक माइकल जैसा आदमी अगर आपके मुतालिक इस तरह की बात कर सकता है प्रिंस, तो मैं तो आपके सामने परकाह की भी हैसियत नहीं रखता। मुझे माफ कर दो प्रिंस, मैकपाल ने इमरान से मुखातिब होकर इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा। अरे अरे, ब्लैक माइकल तो है ही ऐसा आदमी जिसकी तारीफ करने पर आ जाए उसे खामखा बांस पर ही चढ़ा देता है और फिर उसे नीचे आने का मौका भी नहीं देता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं उसे जानता हूँ। बहरहाल हुक्म फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, मैकपाल ने कहा। डार्क हार्ट के रेड सेक्शन का इंचार्ज है हार्टन, क्या तुम उसे जानते हो, इमरान ने कहा। हाँ, वो काफी बड़े ग्रुप का इंचार्ज है और बड़े ऊंचे पैमाने पर काम करता है, मैकपाल ने जवाब दिया। इस वक्त वो यहाँ कोर्सन में आया हुआ है। क्या उसके ग्रुप में कोई ऐसा आदमी है जो उसके यहाँ के मौजूदा पत्ते के बारे में बता सके, इमरान ने कहा। ओह हाँ, क्यों नहीं, ये काम तो मैं इंतहाई आसानी से कर सकता हूँ, मैकपाल ने कहा और उसके साथ ही उसने सामने रखे हुए कार्डलेस फोन पीस को उठाया और उसे ऑन करके उसके नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जैरम बोल रहा हूँ, राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। क्योंकि लाउडर का बटन पहले ही ऑन था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज इमरान को बखूबी सुनाई दे रही थी।
मैकपाल बोल रहा हूं, मैकपाल ने कदरे तहकमाना लहजे में कहा। हुक्म बॉस, दूसरी तरफ से इस बार निहायत मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। जेरम, मुझे इत्तला मिली है कि डार्क हार्ट का हार्टन कोर्सन में मौजूद है। क्या तुम्हारे पास इस बारे में कोई इत्तला है? मैकपाल ने पूछा। यस बॉस, वो यहाँ किसी खास सिलसिले में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको उसकी आमद की इत्तला न दी थी, जेरम ने जवाब दिया। जो काम वो करना चाहता है करने दो, लेकिन मुझे उसके बारे में ताज़ा तरीन मालूमात चाहिए, और वो भी फौरन, मैकपाल ने सर्द लहजे में कहा। ओह ठीक है, मैं अभी मालूम करके आपको रिपोर्ट देता हूं, जेरम ने कहा। जल्दी मालूम करो और पूरी तफसील के साथ, मैकपाल ने कहा, और फोन ऑफ करके उसने उसे वापस मेज पर रख दिया। अभी थोड़ी देर तक इत्तला मिल जाएगी, मैकपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या जेरम इतनी जल्दी मालूम कर लेगा? इमरान ने कदरे हैरत से कहा। तुम फिक्र न करो प्रिंस, जेरम स्पेशल फोर्स के टॉप सेक्शन का इंचार्ज है। एक्रेमिया से यहाँ आने वाले हर आदमी को, चाहे उसका ताल्लुक किसी सरकारी एजेंसी या किसी भी मुल्क से हो, उसकी चेकिंग जेरम और उसके आदमियों के जिम्मे है। खास तौर पर मशहूर आदमियों को वो मुसलसल निगरानी में रखते हैं और हर खास आदमी की इत्तला मुझे देते हैं। हार्टन चाहे किसी भी रूप में हो, अगर वो एक्रेमिया से यहाँ पहुंचा है तो जेरम ने उसे बहरहाल चेक कर दिया होगा, और जेरम के पास ऐसे आलात हैं कि वो मेकअप के बावजूद आदमी की असलियत मालूम कर लेता है, मैकपाल ने कहा। वेल डन, शायद इसीलिए ब्लैक माइकल ने मुझे बताया था कि मैकपाल एक्रेमिया का ऑक्टोपस है। उसके नीच पंजे पूरे एक्रेमिया पर गड़े हुए हैं और उससे हर किस्म की मालूमात हासिल की जा सकती हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसी भी कोई बात नहीं, बहरहाल हम बैरूनी लोगों को चेक करते हैं, उसका बाकायदा रिकॉर्ड भी रखा जाता है। इस तरह बाज़ औक़ात एक मामूली सी बात का इतना बड़ा मुआवजा मिल जाता है जो हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा होता है, मैकपाल ने जवाब दिया, और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद फोन की घंटी बाज उठी तो मैकपाल ने हाथ बढ़ाकर फोन पीस उठाया और उसे ऑन कर दिया। हेलो, जेरम कॉलिंग, जेरम की आवाज सुनाई दी। मैकपाल बोल रहा हूं, क्या रिपोर्ट है? मैकपाल ने पूछा। बॉस, हार्टन अपने 4 साथियों समेत टारमन कॉलोनी की कोठी नंबर 20 डी ब्लॉक में रहायश पजीर है। वो और उसके चारों साथी मेकअप में हैं और ये लोग कोटन बंदरगाह जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। उनका टारगेट एक आदमी बिग सैनिक है जिसके बारे में उन्हें इत्तला मिली है कि वो जजीरा कोस्टा में मौजूद है, जेरम ने जवाब देते हुए कहा। इतनी तफसील तुमने इतनी जल्दी कैसे हासिल कर ली? मैकपाल ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी बॉस कि मैं पहले हार्टन के सिलसिले में आपको रिपोर्ट न दे सका था, इसलिए मैंने अपने ग्रुप को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर रिपोर्ट दें, और आप जानते हैं कि ग्रुप के पास हर वक्त डबल ऑटो सिस्टम मौजूद होता है। चुनांचे उन्होंने डबल ऑटो सिस्टम की मदद से ये मालूमात हासिल की हैं, जेरम ने जवाब दिया। ओके, हार्टन इंतहाई शातिर और तेज एजेंट है। अगर उसे मामूली सा भी शुबा हो गया कि उसकी निगरानी हो रही है तो तुम्हारा सेक्शन मौत के घाट उतर सकता है, इसलिए हर हाल में तुम मोहतात रहना, समझे? मैकपाल ने कहा। यस बॉस, मैं जानता हूं, इसीलिए तो मैंने डबल ऑटो सिस्टम के इस्तेमाल का किया था, वरना मैं BT1 इस्तेमाल करता जिससे उनकी तफसीली गुफ्तगू तक टेप हो जाती, जेरम ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैकपाल ने कहा, और फोन ऑफ करके उसने वापस मेज पर रख दिया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कोस्टा जजीरा कहाँ है और इसकी क्या तफसील है? इमरान ने पूछा। हाँ क्यों नहीं, कोस्टा जजीरा कोटन बंदरगाह से तकरीबन 210 नाटिकल के फासले पर बैनुल अक़वामी समुंदर में है। उस पर एक्रेमिया का कोई खास अड्डा है, इसलिए वो जजीरे पर किसी को दाखिल नहीं होने देते, इसलिए आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि वहाँ क्या है। अलबत्ता वहाँ एक्रेमियन मिलिट्री फोर्स की काफी बड़ी तादाद हर वक्त मौजूद रहती है, मैकपाल ने जवाब दिया। हैरत है, अगर वहाँ पर एक्रेमियन अड्डा मौजूद है तो फिर हार्टन वहाँ क्या करने जा रहा है? इमरान ने सोचने के अंदाज में और हैरत भरे लहजे में कहा। इस बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, मुझे जो तफसीलात मिली हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, मैकपाल ने जवाब दिया। ठीक है, क्या तुम इस जजीरे पर मौजूद इस अड्डे के इंचार्ज के बारे में मालूम कर सकते हो? इमरान ने कहा।
हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। एक्रेमियन नेवी कोस्ट गार्ड्स में मेरा एक खास आदमी है, शायद उसे मालूम हो, मैकपाल ने कहा और एक बार फिर उसने फोन पीस उठाया और उसे ऑन करके नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, PA टू डायरेक्टर स्पेशल कोस्ट गार्ड्स। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मैकपाल बोल रहा हूँ, कोडी से बात कराओ, मैकपाल ने कहा। ओके, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, कोडी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी। मैकपाल बोल रहा हूँ, क्या ये फोन महफूज है, मैकपाल ने कहा। ओह, एक मिनट रुको, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हाँ, अब ओके है, बोलो, चंद लम्हों बाद दोबारा कोडी की आवाज सुनाई दी। कोडी, ये बताओ कि कोस्टा जजीरे पर एक्रेमियन अड्डे का इंचार्ज कौन है? क्या तुम्हें उसका नाम मालूम है? मैकपाल ने तेज लहजे में पूछा। हाँ, उसका नाम कमांडर फ्रैंक है, कोडी ने जवाब दिया तो इमरान ने मैकपाल के हाथ से फोन पीस ले लिया। क्या बता सकते हो कि ये अड्डा किस किस्म का है? इमरान ने मैकपाल की आवाज और लहजे में कहा तो मैकपाल बेख्तियार चौंक पड़ा और उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तसुरात ऊपर आए, लेकिन वो खामोश रहा। उस अड्डे पर इंतहाई जदीद रडार नस्ब हैं, लेकिन उस जजीरे के अंदर किसी अजनबी का दाखिला ममनू है और कमांडर फ्रैंक इन मामलात में इंतहाई सख्त है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उन्होंने जजीरे से 3 किलोमीटर के दायरे में खसूसी इंतजामात कर रखे हैं। आने वाले को रोका जाता है, अगर वो रुक जाए तो उसे वापस भिजवा दिया जाता है, वरना उसे गोली से उड़ा दिया जाता है, और इस तरफ तमाम फ्लाइट सर्विस भी ममनू करार दी गई है, कोडी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, अब ये बताओ कि क्या इस कमांडर फ्रैंक से राब्ता कैसे किया जा सकता है? क्या वहाँ फोन है? इमरान ने मैकपाल के लहजे में कहा। हाँ, फोन नंबर तो सबको मालूम है, लेकिन सिवाय खास लोगों के और किसी को फोन पर किसी से बात नहीं कराई जाती, कोडी ने जवाब देते हुए कहा। उसका नंबर बताओ, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। थैंक यू, इमरान ने कहा और फोन ऑफ करके उसने वही नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया जो कोडी ने बताया था। यस, राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। रडार हेडक्वार्टर इंचार्ज कमांडर फ्रैंक से बात कराओ, इमरान ने खालिस्तान एक्रेमी लहजे और जबान में बात करते हुए कहा, और मैकपाल इस तरह इमरान को देख रहा था जैसे वो इंसान की बजाय किसी माफूकुल फितरत चीज को देख रहा हो। आपका नाम और ओहदा? दूसरी तरफ से कदरे मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। स्पेशल डायरेक्टर शुगान फ्रॉम मिलिट्री सेक्शन, इमरान ने जवाब दिया। ओह यस सर, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से इस बार कदरे बुखलाए हुए लहजे में कहा गया। हेलो, कमांडर फ्रैंक बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, लेकिन लहजा मुअद्दबाना था। हमें इत्तला मिली है कि एक सरकारी एजेंसी डार्क हार्ट के रेड सेक्शन के इंचार्ज मिस्टर हार्टन का तुमसे रब्ता है। वो कोस्टा आता जाता रहता है, क्या ये इत्तला दुरुस्त है? इमरान ने कहा। हार्टन? नो सर, मैं तो ऐसे किसी आदमी से वाकिफ नहीं हूं, कमांडर फ्रैंक ने कहा। जबकि मेरी मुसद्दका इत्तला के मुताबिक हार्टन अपने 4 साथियों के साथ आज जजीरा कोस्टा पहुंचने वाला है, इमरान ने कहा। ओह नो सर, आपको गलत इत्तला फराहम की गई है, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, बहरहाल आप मोहतात रहें, वो अब सरकारी आदमी नहीं है, इसलिए हो सकता है कि किसी दुश्मन ने उसकी खिदमत हायर की हों, इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने ओके कहकर फोन ऑफ कर दिया। प्रिंस, आप फौरन लहजा और आवाज कैसे बदल लेते हैं, और वो भी इस कदर कामयाब? मैकपाल ने हैरान होते हुए कहा। अब क्या बताऊं, बड़ी जान मारी है तब जाकर ये सलाहियत हासिल हुई है। बहरहाल तुम्हारा बेहद शुक्रिया, तुमने मेरी वाकई मदद की है। अब बोलो कितना मुआवजा दूं तुम्हें? इमरान ने उठते हुए कहा। $2 लाख दे दें बस, मैकपाल ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। गुड, तुम वाकई बिजनेसमैन हो कि तुमने मुआवजे के बारे में कोई तकल्लुफ नहीं किया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा।
आप जानते हैं कि बिजनेस इज बिजनेस। वैसे मैंने रियायत कर दी है, वरना जितना वक्त मैंने आपको दिया है $10 लाख से कम मुआवजा ना लेता। लेकिन आपसे मिलकर हकीकतन मुझे बेहद खुशी हुई है, इसलिए कम मुआवजा ले रहा हूं, मैकपाल ने भी उठते हुए कहा। ओके, मुआवजा तुम्हें मिल जाएगा, इमरान ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। पार्किंग में उसकी कार मौजूद थी। इमरान ने कुछ सोचकर अपनी कार वहीं छोड़ी और पार्किंग में मौजूद दूसरी कार की तरफ बढ़ा और उसने कार के लॉक को मास्टर की से खोला और उसे स्टार्ट करके वहां से लेकर निकलता चला गया। पार्किंग में चूंकि सिक्योरिटी का इंतजाम न था, इसलिए इमरान को वहां से कार निकाल कर ले जाने में कोई मसला न हुआ था। थोड़ी देर बाद वो कार में उस नई रिहायशगाह की तरफ उड़ा जा रहा था जहां उसके साथी मौजूद थे। रिहायशगाह में पहुंचते ही इमरान ने अपने साथियों को साथ लिया और फिर वो अपने साथियों के साथ कार में सवार निहायत तेज रफ्तारी से शहर के नेवा में वाक़या एक नौआबाद कॉलोनी टारमन की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। ड्राइविंग सीट पर इमरान था, जबकि साइड सीट पर जोलिया बैठी हुई थी। अगली सीट पर तनवीर, कैप्टन शकील और सफदर तीनों बैठे हुए थे। जोलिया समेत सब एक्रेमियन मेकअप में थे। टारमन कॉलोनी में दाखिल होते ही इमरान ने कार की रफ्तार आहिस्ता की और फिर उसी रफ्तार से वो आगे बढ़ता चला गया। कॉलोनी की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद उसने कार एक रेस्टोरेंट की साइड में बनी हुई पार्किंग में रोक दी। चलो, यहाँ से आगे जाने के लिए हमें पैदल सफर करना होगा, इमरान ने कहा और कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। जोलिया समेत बाकी साथी भी नीचे उतर आए। क्या यहाँ तुम हार्टन को कवर करने के लिए आए हो? जोलिया ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। तो उसकी बात सुनकर इमरान चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तसरात उभर आए। क्या मतलब? तुमने कैसे अंदाजा लगाया? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा, क्योंकि उसने अब तक अपने साथियों को कुछ नहीं बताया था। तो क्या तुम मुझे अहमक समझते हो? उसकी बात सुनकर जोलिया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। तुम शायद नहीं जानती कि अहमक होना इस दौर में कितना बड़ा एजाज है, क्योंकि अक्लमंद को तो सिवाय रोने धोने के और कुछ नहीं मिलता। बेशक कैप्टन शकील से पूछ लो, जब अहमक बगैर सोचे समझे जिंदगी गुजारता है और खूब लुत्फ उठाता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही वो सड़क क्रॉस करता हुआ दूसरी तरफ बढ़ता चला जा रहा था। जोलिया और दूसरे साथी भी उसके पीछे चल रहे थे। मुझे मालूम है कि इस वक्त तुम्हारा टारगेट हार्टन है और तुम यकीनन कोठी पहुंचने से पहले उसको तलाश करते रहे हो, और अब जबकि तुमने कोठी से रवाना होने से पहले जिस किस्म का असला अपनी जेबों में रखा, उससे भी यही जाहिर होता है कि तुम किसी रेड पर जा रहे हो, और फिर रिहायशी कॉलोनी में आने से भी यही जाहिर होता है कि यहाँ हार्टन और उसके साथी रहते हैं। जोलिया ने साथ चलते हुए बाकायदा तज्जिया करते हुए कहा। इसका मतलब है कि अब तुम भी कैप्टन शकील की तरह खतरनाक होती जा रही हो और मेरे दिमाग में घुसकर सब कुछ मालूम करने लगी हो। अगर तुमने इस अंदाज में काम करना शुरू कर दिया तो मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही बेरोजगार हो जाऊंगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम शायद भूल रहे हो, तुमने ही तो कहा है कि मैं जज्बातीपन छोड़कर ज़हन इस्तेमाल किया करूं, और अब खुद ही तुम्हें फिक्र लाहक हो गई है, जोलिया ने हंसते हुए कहा। मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम मेरे सर पर चढ़कर उछलना कूदना शुरू कर दो। साथियों के रोजगार का भी ख्याल रखना पड़ता है ना, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे अब सारी बात समझ में आ गई है कि मिस जोलिया की काया पलट क्यों हो गई है। मैं भी हैरान हो रहा था कि अचानक मिस जोलिया ने कैसे इतने बड़े बड़े फैसले खुद करने शुरू कर दिए हैं, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। काश के बड़े फैसलों के साथ ये मेरे लिए एक छोटा सा फैसला भी कर ले, इमरान ने बड़ी हसरत भरे लहजे में एक तवील सांस लेते हुए कहा। अब जज्बातीपन नहीं चलेगा, समझे, जोलिया ने फौरन ही जवाब दिया और सिवाय तनवीर के सब साथी हंस पड़े। इस वक्त वो कोठियों की दरमियानी सड़क पर चलते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे और फिर एक मोड़ काट कर वो एक दरमियाने दर्जे की कोठी के सामने पहुंच गए। सुनो, इस कोठी में हार्टन अपने साथियों समेत रिहाइश पजीर है, लेकिन इस वक्त या तो ये कोठी खाली होगी या अंदर एक आदमी होगा, और अगर कोठी खाली हुई तो हमने एहतियात के साथ उसकी तलाशी लेनी है, और अगर कोई आदमी हुआ तो फिर उससे पूछ-गुछ करनी है, इमरान ने अपने साथियों से कहा और आगे बढ़कर उसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। क्योंकि कोठी के दोनों बड़े और छोटे फाटक अंदर से बंद थे, इसलिए इमरान का अंदाजा था कि कोई न कोई आदमी अंदर होगा। वैसे ये भी हो सकता था कि अंदर से फाटक बंद करके किसी अकबी रास्ते से वो लोग बाहर चले गए हों, ताकि किसी को ये मालूम ना हो सके कि कोठी खाली है।
इसलिए इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस किया था कि अंदर कोई मौजूद हुआ तो जाहिर है बाहर आ जाएगा, वरना यह समझा जाएगा कि कोठी का गेट अंदर से बंद करके किसी अकबी रास्ते को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद छोटा फाटक खुलने लगा तो इमरान एकदम आगे बढ़ गया, और फिर जैसे ही फाटक खुला और एक अक्रेमी नौजवान सामने आया तो इमरान उसे धकेलता हुआ अंदर ले गया, और फिर उससे पहले कि नौजवान इस अचानक अफ्ताब पर संभलता, इमरान का बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा और नौजवान की कनपट्टी पर उसकी मुड़ी हुई उंगली का हुक पूरी कुव्वत से पड़ा और नौजवान चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरा। उसी लम्हे इमरान की लात हरकत में आई और नीचे गिरकर उठने की लाशऊरी कोशिश करता हुआ नौजवान एक बार फिर कनपट्टी पर बूट की टो की भरपूर जरब खाकर नीचे गिरा और साकित हो गया। इस दौरान इमरान के साथी अंदर आ गए थे और सफदर ने फाटक बंद कर दिया था। सफदर और कैप्टन शकील, तुम दोनों अंदर चेक करो, कोई और तो नहीं है, इमरान ने कहा तो सफदर और कैप्टन शकील तेजी से कोठी की अंदरूनी तरफ बढ़ते चले गए। तनवीर, तुम इसे उठा लो, मेरा अंदाजा तो यही है कि कोठी में ये अकेला ही होगा, इमरान ने कहा तो तनवीर ने सर हिलाते हुए आगे बढ़कर बेहोश पड़े हुए उस अक्रेमी नौजवान को उठाकर कांधे पर लादा, और फिर इमरान, जोलिया और तनवीर इकट्ठे कोठी की तरफ बढ़ने लगे। जब वो पोर्च में पहुंचे तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों वापस आ गए। सारी कोठी खाली है, सफदर ने कहा। चेक करना था, कोई तहखाना है यहाँ, इमरान ने कहा। हाँ, मैंने देखा है, आखिरी कमरे में तहखाने का रास्ता है, कैप्टन शकील ने कहा। सफदर अकबी तरफ और कैप्टन शकील सामने की तरफ निगरानी करेंगे, जोलिया और तनवीर कोठी की तलाशी लेंगे। इस तलाशी के दौरान हमने ये मालूम करना है कि हार्टन और उसके साथियों को ऐसी क्या इत्तला मिली है कि वो जजीरा कोस्टा गए हैं, इमरान ने कहा। जजीरा कोस्टा, सफदर ने चौंक कर पूछा। हाँ, मुझे इत्तला मिली है कि हार्टन अपने 4 साथियों समेत, मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है कि उस जजीरे पर डार्क आर्ट का हेडक्वार्टर मौजूद हो सकता है। अगर हम इस बात का सुराग लगा लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी और हम डार्क आर्ट के हेडक्वार्टर तक पहुंच सकते हैं। बस मुझे किसी कुलियों की तलाश है जिससे मेरी उलझन दूर हो सके, इमरान ने कहा। तो क्या हार्टन इस वक्त उस जजीरे पर गया हुआ है, सफदर ने कहा। हाँ, इमरान ने जवाब दिया। तो फिर हमें भी उसके पीछे जजीरे पर जाना चाहिए था। यहाँ हमें क्या मिलना है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। बताया तो है कि वो जजीरा अक्रेमियन फौज के कंट्रोल में है। जब तक मुझे क्यूलियो नहीं मिल जाता मैं वहां जाकर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता, इमरान ने जवाब दिया। अभी भी वक्त का ज़या ही हो रहा है, तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। बस हेडक्वार्टर का पता मिल जाए तो फिर वक्त का ज़या नहीं होगा, इमरान ने संजीदगी से कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, इस आदमी से हमें मालूमात न मिल सकेंगी, जोलिया ने कहा। मुमकिन है कि ये इस कदर अहम आदमी ना हो कि उसे असल हालात का इल्म हो, इमरान ने कहा, और सब साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। मैं इस आदमी को तहखाने में छोड़ आता हूँ, सफदर ने कहा और आगे बढ़कर तनवीर से उस बेहोश आदमी को लेकर अपने कंधे पर डाल दिया। मैंने स्टोर में रस्सी का बंडल देखा है, मैं ले आता हूँ, कैप्टन शकील ने कहा, और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर वो तहखाने में पहुंच गए। तहखाने में सिवाय काट कबाड़ के और कुछ न था, अलबत्ता 2-3 पुरानी कुर्सियां भी वहां मौजूद थीं, जिन्हें बेकार समझकर यहां फेंक दिया गया होगा। सफदर ने नौजवान को एक कुर्सी पर बिठाया। चंद लम्हों बाद कैप्टन शकील हाथ में रस्सी का बंडल उठाए अंदर दाखिल हुआ, और फिर सफदर और कैप्टन शकील ने मिलकर उस नौजवान को रस्सी की मदद से कुर्सी से अच्छी तरह बांध दिया। फिर वो सब वापस चले गए तो इमरान आगे बढ़ा और उसने इस नौजवान की नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो इमरान ने हाथ हटाए और फिर एक कुर्सी घसीटकर उसने जेब से रुमाल निकालकर पहले उसे साफ किया और फिर उस नौजवान की कुर्सी के सामने उसे रखकर इस पर बैठ गया। उसी लम्हे उस नौजवान ने कराते हुए आंखें खोल दी। कुक कुक, क्या मतलब, तुम कौन हो, ये तुमने मुझे क्यों बांध रखा है? नौजवान के लहजे में हैरत थी, लेकिन इमरान उसका लहजा और अंदाज देकर समझ गया कि ये नौजवान तरबियत याफ्ता एजेंट है, क्योंकि आम आदमी इस अंदाज में बेहोश होने के बाद होश में आते ही इस तरह फौरी तौर पर अपने आप को नहीं संभाल सकता। चुनांचे उसने उस नौजवान को जवाब दिए बगैर कोट की अंदरूनी जेब से एक तेजदार पतला सा खंजर निकाला, हाथ में पकड़ा और पूछा, अपना नाम बताओ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा।
نہیں میں نہیں بتاؤں گا، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو، تم کون ہو؟ نوجوان نے خنجر دیکھنے کے باوجود منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ویل ڈن۔ ہارٹن کے ساتھیوں کو واقعی اسی طرح مضبوط اعصاب کا مالک ہونا چاہیے، عمران نے کہا تو اس بار نوجوان بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر یکلخت انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ تم کون ہو؟ اس نوجوان نے چونک کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام علی عمران ہے، عمران نے کہا تو نوجوان کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسے تاثرات تھے جیسے اس نے کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ عمران، تم علی عمران ہو؟ مگر نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں اٹک اٹک کر کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ میں نے تمہیں اس لیے اپنا اصل نام بتا دیا ہے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کس کے سامنے بیٹھے ہو۔ اب میری بات دھیان سے سنو، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا باس ہارٹن اپنے ساتھیوں کے ساتھ جزیرہ کوسٹا گیا ہوا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جزیرہ کوسٹا ایکریمین فوج کے قبضے اور تحویل میں ہے۔ میں تم سے صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ڈارک ہارٹ کا ہیڈ کوارٹر اس جزیرے پر موجود ہے؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو ان کے ساتھ ان کے ملازم کے طور پر کام کرتا ہوں، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کسی جزیرے پر گئے ہیں یا نہیں، اور ظاہر ہے ملازم کو یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا، نوجوان نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم میرا نام سن کر اس بری طرح سے کیوں چونکے تھے؟ عمران نے کہا۔ اس لیے کہ ہارٹن اور اس کے ساتھیوں کے درمیان تمہارا ذکر اکثر ہوتا رہتا تھا، نوجوان نے جواب دیا۔ اب بتاؤ اپنا نام، عمران نے کہا۔ میرا نام راجر ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ جب میں نے تمہیں اپنا نام بتا دیا ہے تو تمہیں کم از کم یہ بات سمجھ جانی چاہیے تھی کہ میرے اندر اتنا شعور بہرحال موجود ہے کہ میں ایک عام ملازم اور ایک تربیت یافتہ ایجنٹ کے درمیان فرق محسوس کر سکوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، راجر نے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا وہ ہاتھ حرکت میں آیا جس میں خنجر موجود تھا، اور دوسرے لمحے راجر کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے تہہ خانے گونج اٹھا۔ اس کا ایک نتنا آدھے سے زیادہ کٹ چکا تھا، اور اس کی چیخ ابھی گونج ہی رہی تھی کہ عمران کا ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آیا، اور راجر کا دوسرا نتنا بھی کٹ گیا۔ راجر کے حلق سے اب مسلسل چیخیں نکل رہی تھی اور وہ تیزی سے دائیں بائیں سر مار رہا تھا، لیکن عمران نے بڑے اطمینان سے اس کے لباس سے خنجر پر لگے ہوئے خون کو صاف کیا اور خنجر کو واپس کوٹ کے اندرونی حصے میں بنی ہوئی خصوصی جیب میں ڈال دیا۔ پپ پانی، مجھے پانی چاہیے، راجر نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری مسٹر راجر، میں صرف ایک مرتبہ ہی موقع دیتا ہوں اور تم نے وہ موقع خود اپنی حماقت سے ضائع کر دیا ہے، اس لیے اب اس وقت تک تمہیں کچھ نہیں ملے گا جب تک تم سچ نہیں اگل دو گے، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، پانی دو ورنہ میں مر جاؤں گا، راجر نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اسی لمحے جولیا اور صفدر اندر داخل ہوئے۔ عمران، تلاشی میں کچھ نہیں ملا، یہاں سوائے اسلحہ اور لباس کے اور کچھ نہیں ہے، جولیا نے کہا۔ صفدر، تم پانی کی ایک بوتل لے آؤ، عمران نے کہا، اور صفدر واپس مڑ گیا۔ کیا اس نے منہ کھولا ہے؟ جولیا نے ایک کرسی اٹھا کر عمران کے ساتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب بتائے گا یہ تربیت یافتہ آدمی ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے رومال نکال کر جولیا کی طرف بڑھا دیا، جو کرسی صاف کرنے کے لیے کسی کپڑے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جولیا نے رومال دیا اور اسے کرسی صاف کر کے وہ اس پر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے صفدر اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ اس کے سر پر پانی ڈال کر اسے ہوش میں لے آؤ اور پھر اسے پانی پلاؤ، عمران نے صفدر سے کہا، اور صفدر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے بوتل میں موجود آدھا پانی راجر کے سر پر انڈیلا تو راجر کراہتے ہوئے ہوش میں آ گیا، اور صفدر نے بوتل اس کے منہ سے لگا دی، اور راجر پیاسے اونٹ کی طرح گھٹا گھٹ پانی پینے لگا۔ جب بوتل خالی ہو گئی تو صفدر نے اسے ہٹا لیا۔ میں باہر جا رہا ہوں، صفدر نے خالی بوتل ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ راجر کا تکلیف کی شدت سے بگڑا ہوا چہرہ اب کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا، اور اس کے نتنوں سے رسنے والا خون بھی اب رسنا بند ہو گیا تھا۔ اب تم سب کچھ بتا دو راجر، ورنہ جو عذاب تم بھگتو گے اس کا شاید تمہیں اس سے پہلے کبھی تجربہ نہ ہوا ہوگا، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور مڑی ہوئی انگلی کا ہوک اس نے راجر کی پیشانی کے درمیان ابھرنے والی رگ پر مار دیا۔
राजर के हल्क से फलक शगाफ चीख निकली और उसका बनता हुआ जिस्म बेख्तियार कांपने लग गया। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से फिर बिगड़ सा गया था। ये तो इब्तिदा है राजर, दूसरी ज़रब ने तुम्हारी रूह को भी जख्मी कर देना है, इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा और फिर अपना हाथ उठाया। मम मैं सच कह रहा हूँ। राजर के मुंह से टूट टूट कर अल्फाज निकले तो इमरान ने दूसरी ज़रब लगा दी और इस बार राजर का मुंह जरूर खुला, लेकिन बेपनाह तकलीफ की वजह से उसके मुंह से आवाज ना निकल सकी थी। उसकी आंखें उबलकर बाहर आ गई थीं और जिस्म ढीला सा पड़ गया था। चंद लम्हों बाद उसके मुंह से इस तरह सांस निकला जैसे ढोल सा फटता है और उसके साथ ही एक कर्बनाक चीख निकली और उसके चेहरे पर पसीना आबशार की तरह बहने लगा। कुछ पता चला कि तकलीफ किसे कहते हैं, अब खुद ही अंदाजा कर लो कि तीसरी और चौथी ज़रब पर क्या हाल होगा, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मम मत मारो, ये होलनाक अजाब है, मत मारो मम, मैं बता देता हूँ, वो टापू गए हैं। इमरान का फिक्रा मुकम्मल होते ही राजर के मुंह से ऐसे अल्फाज निकले जैसे खुद ब खुद जबान से फिसल फिसल कर बाहर आ रहे हों। उसकी आंखें उसी तरह फटी हुई थीं और चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। जोलिया, पानी ले आओ, इमरान ने जोलिया से कहा तो जोलिया तेजी से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसने भी महसूस कर लिया था कि अगर फौरी तौर पर इस आदमी को पानी न पिलाया गया तो ये मर भी सकता है और फिर उसकी वापसी भी उसी तरह तेजी से हुई थी। उसने जल्दी से पानी की बोतल का मुंह खोलकर बोतल राजर के मुंह से लगा दी और राजर के हल्क से पानी तेजी से उतरने लग गया। जब कुछ पानी उसके हल्क से नीचे उतर गया तो जोलिया ने बोतल हटा ली और बाकी पानी उसके चेहरे पर उछाल दिया और राजर का बुरी तरह बिगड़ा हुआ चेहरा कतरे नॉर्मल होने लग गया और उसका सांस भी हमवार होता चला गया। देखो राजर, तुम्हें कम अज कम इतना एहसास तो हो गया होगा कि हम बगैर असल बात मालूम किए यहाँ से वापस नहीं जाएंगे और मैंने तुम्हें इसलिए अपना नाम बता दिया था ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि मुझ जैसा आदमी खामखा किसी को तकलीफ में मुब्तला करने और हलाक करने का ख्वाहिशमंद नहीं होता, लेकिन तुम्हें अपने असाब पर भरोसा था। उसका हशर तुमने देख लिया, अभी तुम्हारे पास वक्त है, अगर तुम सच सच बता दो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़कर चले जाएंगे। अलबत्ता तुम इस तरह बनते रहोगे, जाहिर है एंथोनी जब वापस आएगा तो वो तुम्हें खोल देगा और तुम उसे कह सकते हो कि तुमने तशद्दुद बर्दाश्त कर लिया लेकिन बताया कुछ नहीं, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मम, मैं बता देता हूँ, हार्टन ज्यादा से ज्यादा मुझे गोली मार देगा, मार दे, लेकिन अब ये तकलीफ मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो सकती। बॉस को इतला मिली है कि बिग सैनेक कोस्टा जजीरा पर मौजूद है, वो उसके पीछे गया है। और बस, राजर ने जवाब दिया। ऑन है तो ये हार्टन अभी तक बिग सैनेक की तलाश में ही लगा हुआ है, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। क्यों, क्या कोई बिग सैनेक नहीं है, राजर ने चौंक कर कहा। नहीं, मैंने एंथोनी और उसके साथियों समेत डार्क हार्ट फोर्स को धोखा देने के लिए फर्जी नाम बताया था और वो उसे सच समझ बैठे। ये उनकी हमाकत नहीं तो क्या है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह ओह, तो तुमने हमें बिग सैनेक के नाम लेकर डाज दिया था, राजर ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब तक किसी बिग सैनेक की कोई कार्रवाई सामने आई है जो तुम उसे सच समझ बैठे हो? नॉनसेंस, इमरान ने मुंह बनाकर कहा तो राजर का चेहरा बदल गया। बहरहाल ये बताओ कि हार्टन को ऐसी क्या इत्ला मिली थी कि वो जजीरा कोस्टा पर बिग सैनेक की तलाश में निकल गया है, इमरान ने कहा। जजीरा कोस्टा की तरफ से एक कॉल की गई थी जिसे हार्टन के स्पेशल रेडियो सेक्शन ने चेक किया था। कॉल कोड में थी लेकिन उसमें BS का नाम लिया गया था जो बिग सैनेक का कोड हो सकता था। कॉल चूंकि इंतहाई खुफिया थी और हार्टन को ये मालूम न हो सका था कि कॉल कहाँ की गई है, इसलिए उसे यकीन हो गया कि ये कॉल यकीनन बिग सैनेक की है। उसे खतरा लाहक हुआ कि बिग सैनेक कहीं जजीरा कोस्टा में डार्क आर्ट का हेडक्वार्टर समझकर तो वहां नहीं पहुंच गया। उसे डर था कि बिग सैनेक इस जजीरे पर मौजूद रडारों को तबाह कर सकता है, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए फोर्स लेकर गया है, राजर ने कहा तो इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। हार्टन से इससे बड़ी हमाकत के क्या तवक्को की जा सकती है कि वो माज एक ट्रांसमीटर कॉल पर बिग सैनेक का शिकार करने गया है। ये कॉल रडार सेक्शन की तरफ से भी तो हो सकती है और जरूरी तो नहीं कि BS बिग सैनेक का ही कोड हो, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अब मैं क्या कह सकता हूँ, राजर ने कहा। अच्छा तुम बताओ कहाँ है डार्क हार्ट का हेडक्वार्टर, इमरान ने सर झटक कर कहा। मैं नहीं जानता, राजर ने कहा। अब तक तुमने जो कुछ भी बताया है, तुम्हारे बोलने के अंदाज से मुझे मालूम हो गया था कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन हेडक्वार्टर वाली बात पर तुमने फिर झूठ बोला है, इमरान ने कहा। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं वाकई डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर के बारे में नहीं जानता।
राजर ने संभले हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा, लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे। इमरान उराया, मैंने जो बताना था बता दिया है, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे तुम मेरी बोटियां उड़ा दो। राजर ने कहा तो इमरान ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। इसका मतलब है कि तुम जानते हो कि हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है। इमरान ने कहा, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। राजर ने कहा। उसकी हालत बेहद पतली हो रही थी और उसकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी। इसकी हालत तो खराब हो रही है, जोलिया ने कहा। हाँ, खून ज्यादा निकलने की वजह से उसका ये हाल हुआ है। देखो कहीं से कोई मेडिकल एड बॉक्स मिल जाए ताकि उसकी हालत दुरुस्त की जा सके और फिर उससे मालूमात हासिल की जा सके। इमरान ने कहा तो जोलिया ने इस बात में सर हिलाया और उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि वो दरवाजे की तरफ जाती, उसी लम्हे राजर ने हिचकी ली और दूसरे लम्हे उसका सर ढलकता चला गया। रुक जाओ, ये खत्म हो चुका है। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा तो जोलिया रुक गई। उसने आगे बढ़कर राजर को चेक किया तो वो वाकई हलाक हो चुका था। ये हलाक हो गया है, जोलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, और ये डार्क हेड के हेडक्वार्टर के बारे में जानता था। इमरान ने जवाब दिया। तो फिर अब कैसे पता चलेगा कि डार्क हार्ट का हेडक्वार्टर है कहाँ? जोलिया ने पूछा। अब उसका पता खुद हार्टन बताएगा, इमरान ने कहा। वो कैसे? जोलिया ने पूछा। राजर का कद काट सफदर से मिलता जुलता है। इस पर मैं राजर का मेकअप कर देता हूँ और फिर हम यहाँ रुककर हार्टन का इंतजार करेंगे। वो जैसे ही आएगा उस पर काबू पाकर उसका मुंह खुलवाया जाएगा। अब उसके सिवा कोई सूरत नहीं है, इमरान ने कहा तो जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।